टू द जुगनू एस अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे जो हमारी एनसीईआरटी है 6 क्लास की, उसका चैप्टर 7। इससे पहले जो 1 to 6 चैप्टर है वो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ आज के दिन। ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले बस मुझे थोड़ा सा कुछ शेयर करना है आपके साथ कि अक्सर हम देखते हैं कि जो बेवजह वीडियोस होती हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, जो सिर्फ टाइम वेस्टिंग होती हैं, उनको लोग जल्दी सब्सक्राइब कर लेते हैं और उनको व्यूज़ भी ज़्यादा मिलते हैं और लाइक्स वगैरह भी कर देते हैं। लेकिन अक्सर मैंने नोटिस की हैं ये चीज़ें यूट्यूब पर कि लोग जो एजुकेशनल वीडियोस होती हैं, जो एक्चुअली उनको फ़ायदा पहुंचाने वाली वीडियोस होती हैं, उनको वो अक्सर इग्नोर कर दिया करते हैं। मतलब उस चीज़ को वो देखते तक नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप उस वीडियो को टाइम दोगे तो उससे आपका कुछ लॉस नहीं होगा। जो आप नेट यूज़ कर रहे हो वो ज़ाया नहीं जाएगा, उससे आप कुछ ना कुछ सीखोगे और वो जो आप सीखोगे ना वो आपको हर जगह काम आएगी। तो अक्सर लोग ऐसी वीडियोज़ को इग्नोर करते हैं जो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और अक्सर मैंने देखे हैं कि जो बेतुकी वीडियोस होती हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, उनको मिलियंस में व्यूज़ मिलते हैं, मिलियंस में लाइक्स मिलते हैं और आई डोंट थिंक कि वो उनको कोई फ़ायदा पहुंचा रही होती है। बस 2 मिनट की जो खुशी होती है वो उस चीज़ के लिए वो चीज़ें वो वायरल हो जाया करती हैं। लेकिन जो लॉन्ग टाइम है, जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करती है, उस चीज़ को आप अक्सर इग्नोर किया करते हो। इस वजह से उस इंसान का तो चलो कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो अपनी मेहनत कर रहा है, वो आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप वो एजुकेशन लेना ही नहीं चाहते। मतलब बहुत दुख होता है ये सब सुन के। तो बस मैं यही आपसे कहना चाह रही थी कि मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल आप मेरी वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लेकिन जितने भी एजुकेशनल वीडियोस हैं आप उनको सपोर्ट करें और इससे आपका ही फ़ायदा होगा और आप अपना फ़ायदा सोचकर उस चीज़ को सपोर्ट करें। बाकी दूसरे लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनके जो मेहनत का फल है वो कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आप अपने बारे में सोचें कि आप अपने पर्सनालिटी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। वो उसका एक ही वजह है कि आप नॉलेज से उस चीज़ को गेन कर सकते हो, ठीक है। नॉलेज से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हो सकता है आप कुछ देर के लिए पार्लर में जाएं, आपने हज़ारों रुपए खर्च किए, आपने मेकअप कराया, हेयर स्टाइल कराया, लेकिन वो चीज़ें परमानेंट नहीं है, ठीक है ना। आपको एक दिन या फिर 1 घंटा 2 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक दिन आपको एक खूबसूरत इंसान या फिर अटेंशन दिलवा सकती हैं, लेकिन जो नॉलेज है ना वो आपको ताउम्र हमेशा वो आपको अटेंशन दिलवाएगी और आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाएगी और आपको हर जगह रिस्पेक्ट मिलेगी। तो आप लॉन्ग टर्म चीज़ों के पीछे जाइए, आप शॉर्ट टर्म चीज़ों के पीछे मत जाइए। जो चीज़ एक्चुअल में आपको फ़ायदा पहुंचा रही है, आप लोग बच्चे नहीं हैं, आप लोगों को सब समझ है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी इस चीज़ के ऊपर, बस मुझे इतना कहना था। अगर किसी को ये बात बुरी लगी हो तो सॉरी बोलने वाली इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सच है। अगर आपको बुरी लगी है तो शायद आप सच सुनना ही नहीं चाहते। तो यही कहना था मुझे। तो चलिए 7 चैप्टर स्टार्ट करते हैं और एंड में यही बोलूँगी कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें। बस यही कहना था मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7, जिसका नाम है फ्रॉम अ किंगडम टू एम्पायर, ठीक है। किंगडम से लेकर एम्पायर तक। आप ये जो देख रहे हैं, ये जो आप ये एक लॉयन कैपिटल देख रहे हैं, ये हमेशा हमारे ये एक हर एक चीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। एक नेशनल सिंबल माना जाता है इसे। लॉयन जो कि हम देखते हैं हमारे नोट्स के ऊपर, कॉइन्स के ऊपर, ये हमारी हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये स्टोन से कार्व किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ से बनी है ये। और ये एक स्टोन पिलर है सारनाथ का, जो आप चैप्टर 6 में आप पढ़ चुके हो। अब हम देखते हैं अशोका के बारे में। अशोका जो थे वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे हिस्ट्री में, और उन्होंने अपनी जो इंस्ट्रक्शंस थी, इंक्रिप्शंस थी, वो पिलर्स पे लिखवा रखी थी उन्होंने, और रॉक सरफेसेस पे लिखवा रखी थी, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ये इंक्रिप्शंस फाइंड आउट करने से पहले चलिए हम जान लेते हैं कि उनका जो किंगडम था वो एम्पायर क्यों कहा जाता है, ठीक है। द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वॉज फाउंडेड बाई हिज ग्रैंडफादर। जो एम्पायर था
अशोका का, वो उनके अशोका के ग्रैंडफादर जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके द्वारा फाउंड किया गया था। मोर देन 2300 ईयर्स अगो चंद्रगुप्ता जो थे वो एक वाइज मैन जो थे, चाणक्य, जिनके बारे में आप सब लोगों ने सुना ही होगा। उनको कौटिल्य भी कहते हैं। उनके द्वारा जो भी सपोर्ट किया जाता था वो चंद्रगुप्त उसको फॉलो करते थे। ज़्यादातर चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त को एक बहुत ही महान राजा बनने में हेल्प की थी। मैनी ऑफ चाणक्यज आइडियाज़ जो थे वो एक बुक में लिखे गए हैं। उस बुक का नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र। उसके बाद हम देखेंगे कि जो कुछ सिटीज़ थी एम्पायर की, उनमें से थी जैसे कि कुछ जो एक मेन कैपिटल थी पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन। तक्षशिला जो था वो नॉर्थ वेस्ट का गेटवे था और जिसमें से सेंट्रल एशिया भी इंक्लूड था। उज्जैन जो कि रूट था फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। मर्चेंट और ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स जो थे प्रॉबेबली इन सिटीज़ में रहते थे। लेकिन कुछ जो बाकी एरियाज़ थे वहाँ पे विलेजर्स और फार्मर्स रहते थे, ठीक है। तो सेंट्रल एरियाज़ थे इंडिया के, वहाँ पे कुछ लोग जो थे वो फूड गैदरर जो थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स जो थे, जो एनिमल को हंट करते थे, वो सब वहाँ पे रहा करते थे। ये मैं आपको कुछ जो मेन स्टेट्स हैं वो मैं दिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, लंपका, कंधार एंड मनसेरा एंड संभागरी, तक्षशिला, कलसी, मेरठ, लुम्बिनी, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगहें हैं। ये आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। ये चीज़ें आपने देखनी है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। एक अम्पायर जो है वो किंगडम से अलग कैसे होता है? बहुत ही सिंपल है कि जो एम्पायर होता है उसको चलाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। अगर हम कंपेयर करें किंगडम से, ठीक है, एक एम्पायर को बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं एज़ कम्पेयर टू किंग्स के, क्योंकि एम्पायर जो होता है वो बड़ा होता है किंगडम से, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी आर्मी के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। तो उनके लिए लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स चाहिए होते हैं जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब रूलिंग द एम्पायर मतलब क्या है कि जैसे कुछ एम्पायर जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, तो उनका जो डिफरेंट पार्ट होता है, अलग अलग पार्ट, वो अलग अलग किंग्स के द्वारा रूल किया जाता है। तो एक एरिया जो था पाटलिपुत्रा के अराउंड, वो डायरेक्ट जो कैपिटल होती थी, कैपिटल उस समय अपना जो था उनका अशोका का, वो पाटलिपुत्रा था और वो डायरेक्ट एम्परर के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। इसका मतलब ये है कि कुछ ऑफिशियल्स वगैरह जो थे वो अपॉइंट किए जाते थे ताकि वो टैक्सेस को कलेक्ट कर सकें फार्मर से, हर्डर से, क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर्स से, जो विलेजेस और टाउन एरियाज़ में रहते थे। और ऑफिशियल्स जो थे वो पनिश किए जाते थे अगर वो अपने जो काम वो सही तरीके से नहीं करते थे, या फिर रूलर्स जो थे उनके रूल्स को तोड़ते थे या फिर उनको डिसअवॉय करते थे। लेकिन कुछ ऑफिसर्स जो थे वो उनको सैलरी भी दी जाती थी और कुछ मैसेंजर भी होते थे और कुछ स्पाइस जो होते थे वो भी उस ऑफिशियल्स में काम करते थे। लेकिन कुछ एम्परर जो थे उनको सुपरवाइज़ करते थे ताकि वो ये देखते थे कि कहीं वो अपना काम गलत तरीके से तो नहीं कर रहे, तो इस तरह से वो उनकी देखरेख भी किया करते थे, ठीक है। और जो कुछ रॉयल फैमिली के मेंबर्स होते थे, सीनियर मिनिस्टर्स होते थे, वो उनकी उस जो उन्होंने ऑफिशियल्स रखे थे उनकी वो देखभाल करते थे, इन द सेंस कि वो उन पर नज़र रखते थे कि कहीं वो किसी चीज़ में धोखा तो नहीं कर रहे, वो अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती थी। और कुछ अदर भी कुछ और एरियाज़ और प्रोविंसेस थे जहाँ पर कुछ उनमें से कुछ जहाँ पे कैपिटल्स तक्षशिला और उज्जैन से बैठकर भी उसको रूल किया जा सकता था। लेकिन कुछ जो देयर वर सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्रा, वहाँ पाटलिपुत्रा में रहकर भी कुछ चीज़ों पर कंट्रोल किया जा सकता था। एंड जो रॉयल प्रिंसेस थे वो ऑफन जो गवर्नर्स को सेंड किया जाता था, लोकल कस्टम रूल्स एंड प्रोबेबली फॉलो, ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ पे फॉलो की जाती थी। लेकिन
मौर्य जो थे वो ट्राई करते थे कि वो कंट्रोल करें रोड पर, रिवर्स पर, और कुछ इम्पॉर्टेंट जो कि इम्पॉर्टेंट हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, और वहाँ पे कुछ रिसोर्सेज जो थे वो कलेक्ट करें और जो कि अवेलेबल हैं एज अ टैक्स एंड ट्रिब्यूट। फॉर एग्जांपल जैसे कि अर्थशास्त्र जो हमें बताता है कि जो नॉर्थ वेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था फॉर ब्लैंकेट्स, और साउथ इंडिया जो था वो गोल्ड के लिए इम्पॉर्टेंट था और प्रीशियस स्टोन्स के लिए। तो ये पॉसिबल था कि इन सब रिसोर्सेज को कलेक्ट किया जा सके एज अ ट्रिब्यूट। ठीक है, तो वहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रहते थे। ठीक है, तो उसके आगे देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये है एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि मैगथीन्स जो थे वो एम्बेसडर थे जिन्होंने जिनको भेजा गया था कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता बाय द ग्रीक रूलर वेस्ट एशिया नेम्ड सेलुकस निकेटर। जो सेलुकस निकेटर था उसने मैगथीन्स को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, और मैगथीन्स ने कुछ अकाउंट्स लिखे थे अबाउट दैट, जो उसने देखा वो उसने लिखा। तो ये कुछ पार्ट हैं जो उसने लिखा था कि एक बार क्या हुआ था कि एक ओकेज़न था जहाँ पे एम्परर्स वगैरह आए थे। ठीक है, तो वो सेलिब्रेट किया जा रहा था एक बहुत ही बड़ा कुछ रॉयल ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस को सेलिब्रेट किया जा रहा था, और उन्होंने अपने साथ गोल्डन पालकी वगैरह लेकर आए थे। तो उनके गार्ड जो थे वो एलिफेंट्स पे राइड कर रहे थे जो बहुत ही ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर से डेकोरेटेड थे, और कुछ गार्ड्स जो थे वो गार्ड्स कैरी ट्री ऑन विच लाइव बर्ड्स, वो कुछ ट्रीज लेकर आ रहे थे जिसपे लाइव बर्ड्स थे इंक्लूडिंग फ्लॉक एंड ट्रेन पैरट। सर्कल कुछ सर्कल थे अबाउट हेड ऑफ द एम्परर। तो किंग जो थे वो नॉर्मली सराउंडेड थे बाय आर्म्ड वुमेन, और ही इज़ अफ्रेड दैट कि समन मे ट्राई टू किल हिम, ऐसा उन्हें था कि शायद कोई उन्हें मार सकता है। तो ही हैज़ स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड, उनके पास एक स्पेशल सर्वेंट्स हुआ करते थे जो उनके फूड्स को खाने से पहले टेस्ट किया करते थे। और ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर अ 2 नाइट्स, वो रात वो सेम बेडरूम में नहीं सोया करते थे, उनके बेडरूम जो बेडरूम थे वो चेंज हुआ करते थे। तो ये सब था अबाउट पाटलिपुत्रा जो कि अभी मॉडर्न पटना है। उन्होंने लिखा कि ये एक लार्ज और ब्यूटीफुल सिटी थी, और ये सराउंडेड थी एक बहुत बड़ी वॉल से। 570 टावर्स थे, 64 गेट थे, और जो हाउसेस थे वो उसमें 2 और 3 स्टोरीज थी, एंड वो वुड और मड ब्रिक से बने हुए थे। किंग्स के जो पैलेस था वो भी वुड का बना हुआ था और स्टोन कार्विंग से डेकोरेटेड था, और ये एक गार्डन से जो थे वो सराउंडेड थे। ठीक है, जहाँ पे बर्ड्स वगैरह रखने के लिए बनाई गई थी। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि वहाँ पे किस तरह की लग्जरी हुआ करती थी। सो वाई डू यू थिंक किंग हैड ए स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड ही एट। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों है। इन व्हाट वेज पाटलिपुत्र डिफरेंट फ्रॉम मोहनजोदारो, ये आपको चैप्टर 3 में ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो अशोका एक यूनिक रूलर थे। आप सबको पता है कि मोस्ट फेमस मॉडर्न रूलर जो थे वो अशोका थे, और वो फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने अपना मैसेज देने के लिए इंस्क्रिप्शंस का यूज़ किया। और जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस है वो प्राकृतिक लैंग्वेज में है जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट के में लिखे गए हैं। तो अगर हम देखें तो जो अशोका का कलिंगा का वॉर था वो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक था। कलिंगा जो था एक एंशिएंट नेम है कोस्टल उड़ीसा का। अशोका ने एक वॉर लड़ी थी और उसको उन्होंने जीता भी था, और ये बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग वॉर थी। जब उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा वायलेंस और ब्लडशेड उन्होंने देखा तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो कोई वॉर नहीं लड़ेंगे। ठीक है, तो वो एक ऐसे इकलौते राजा थे हिस्ट्री में जिन्होंने उसी वक्त ये डिसाइड कर लिया कि अब वो इस वॉर को जीतने के बाद वो कभी भी वॉर नहीं लड़ेंगे। ठीक है, तो अशोकास इंक्रिप्शंस डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वॉर, ये पढ़ लेते हैं हम। दिस इज़ व्हाट अशोका डिक्लेयर इन वन ऑफ हिज इंक्रिप्शंस। उन्होंने लिखा कि 8 years आफ्टर बिकमिंग अ किंग, किंग बनने के 8 साल बाद उन्होंने कलिंगा का वॉर जीता, और अबाउट 1.5 लाख पीपल वर कैप्चर्ड। ठीक है, कुछ
लाख से ज़्यादा या फिर हाफ पीपल कैप्चर्ड हुए और लाख से ज़्यादा लोग जो थे वो मारे गए, उस चीज़ ने उन्हें बहुत ज़्यादा दुख से भर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कन्क्वेर्ड, कोई भी लैंड जब कोई जीतता है तो वहाँ पे लाखों लोग मरते हैं और कुछ एज अ प्रिजनर ले जाए जाते हैं, ब्राह्मण्स मॉन्क भी वहाँ पे मरते हैं। लेकिन people who are kind to their relatives and friends, to their slaves and servants die or lose their loved one, वहाँ पे जितने लोग होते हैं उन्होंने किसी न किसी को खोया होता है। सो दैट इज़ वाई आई एम सैड, इसलिए मैं सैड हूँ और मैंने डिसाइड किया कि मैं धम्मा को ऑब्जर्व करूँगा एंड टू टीच अदर अबाउट इट एज़ वेल, और मैं इसके बारे में लोगों को सिखाऊँगा भी। और उन्होंने कहा कि आई बिलीव दैट कि विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा इज़ मच बेटर देन कंक्वेरिंग दम थ्रू फोर्स, कि अगर आप धम्मा के थ्रू किसी को जीतते हो तो वो ज़्यादा बेटर है कि अगर आप किसी के ऊपर वॉर के थ्रू या फिर फोर्स के थ्रू किसी के ऊपर आप राज करते हो या फिर हक जताते हो। तो इस तरह से उन्होंने अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, फ्यूचर में लोगों को तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इंस्क्राइबिंग का सहारा लिया और अपने पिलर्स बनवाए और उस पर अपने मैसेजेस लिखे और इस तरह लोगों को अवेयर कराया कि सो दैट कि जो उनके सन और ग्रैंड सन हैं उनके बाद वो इस चीज़ के बारे में सोच सकें कि वॉर जो है वो एक सही सल्यूशन नहीं है और वो एक तरह से शांति से भी सब कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने सोचा कि किस तरह से वो धम्मा को स्प्रेड कर सकते हैं लोगों के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से कलिंगा का जो वॉर था उसने जो अशोका थे उनका जो एटीट्यूड है वो वॉर के तरफ चेंज किया कि वॉर जो है वो एक बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। धम्मा जो है एक प्राकृतिक वर्ड है, प्राकृत वर्ड है, संस्कृतम धर्मा से लिया गया है, ठीक है, धर्म जिसे हम बोलते हैं। अब देखते हैं कि धम्मा क्या चीज़ है। अशोका जो थे उनके लिए धम्मा का मतलब इट मीन्स नॉट की वर्शिप ऑफ गॉड, ठीक है, भगवान की पूजा करना इसका मतलब नहीं था या फिर किसी सेक्रीफाइस को परफॉर्म करना। उन्होंने जस्ट ये था कि जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन, उनके लिए ये था कि जैसे एक पिता अपने बच्चे को सिखाता है कि उसकी जो ड्यूटी है कि अपने बच्चे को इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में। और ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा, वो खुद भी बुद्धा की टीचिंग से इंस्पायर थे। तो इस तरह से उन्होंने बुद्धा को एक रोल मॉडल मानते हुए उन्होंने इस चीज़ को देखा कि वो लोगों से बात करके या फिर लोगों को सिखाकर इस चीज़ को स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि इस दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स लाइक कि लोग जो डिफरेंट रिलीजन के हैं एम्पायर में कोई एक टाइप के पर्सन तो होते नहीं है, डिफरेंट रिलीजन के होते हैं, ठीक है। तो समटाइम क्या होता है कि इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, एनिमल सेक्रीफाइस भी होते हैं, स्लेव सर्वेंट्स को एक बुरी तरह ट्रीट किया जाता है, उनको इंसान भी नहीं समझा जाता, और कुछ फैमिली में झगड़े होते हैं, नेबर्स में झगड़े होते हैं। तो अशोका को लगा कि ये उनकी ड्यूटी है कि वो इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जिसको धम्मा कहा जाता है, धम्मा महामत्ता, ठीक है, धम्मा महामत्ता उस ऑफिशियल्स को कहा जाता है जो प्लेस टू प्लेस जाते थे और लोगों को सिखाते थे कि धम्मा के बारे में, ठीक है, धम्मा के बारे में लोगों को टीच करते थे और बताते थे। तो इस तरह से जो अशोका का मैसेज था वो रॉक्स और पिलर्स पे लिखवाते थे और जो अशोका थे वो अपने ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्ट करते थे कि आप उन मैसेजेस को रीड करके लोगों को बताएं कि एक्चुअली वो कहना क्या चाहते हैं धम्मा के बारे में। जो लोग खुद नहीं पढ़ पाते उन लोगों को वो पढ़ के बताएं, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने इन सब चीज़ों का सहारा लिया। तो अशोका ने अपने मैसेंजर को अपने आइडियाज़ जो थे धम्मा के बारे में वो फैलाने के लिए इधर उधर भेजे, जिसमें से सीरिया और इजिप्ट, ग्रीस, उन्होंने अपने सन महेंद्रा और डॉटर जो थी उनकी संघमित्रा, उनको श्रीलंका भेजा और
तो उन्होंने कुछ रोड्स भी बनाए और कुछ वेल्स भी खुदवाए और कुछ रेस्ट हाउसेस भी बनवाए और उन्होंने कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी बनवाए फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स के लिए। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए। ठीक है, तो अशोका का मैसेज क्या था कि पीपल परफॉर्म वैरायटी ऑफ रिचुअल्स। ठीक है, वो जो लोग थे वो बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते थे जब वो बीमार होते थे एंड जब वो उनके जो बच्चों की मैरिज होती थी, जब उनका बच्चा पैदा होता था और जब वो किसी जर्नी पे जाते थे, तो इस तरह से वो डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स जो थे वो परफॉर्म करते थे। तो ये रिचुअल्स जो थे वो यूज़फुल नहीं थे। तो इसके अलावा क्या था कि पीपल ऑब्जर्व कर सकते हैं दूसरों की प्रैक्टिसेस को, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा कि व्हाट आर दीज अदर प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो वो थे कि जेंटल विथ स्लेव्स एंड सर्वेंट्स। उन्होंने कहा कि आप अपनी स्लेव और सर्वेंट्स के साथ बेहतर रहें, काइंड रहें और अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करें। ठीक है, जो सभी क्रिएचर्स हैं, कंपैशंस हैं, उनको इक्वली ट्रीट करें और गिविंग गिफ्ट टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, जो ब्राह्मण और मॉन्क्स जो होते थे उनको तोहफे दें, गिफ्ट दें। और इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर। ये बिल्कुल गलत है कि आप अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो, लेकिन किसी और के रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हो, ये भी गलत है। और उन्होंने कहा कि ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन। हर किसी को किसी दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इफ़ वन प्रेजेस वंस ओन रिलीजन, अगर कोई अपने रिलीजन को प्रेज कर रहा है और क्रिटिसाइज़ कर रहा है किसी और के रिलीजन को, तो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा हार्म है अपने उनके खुद के रिलीजन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने समझाया और उनको ये समझाने की कोशिश की कि जो आइडियाज़ है किसी दूसरे रिलीजन्स के, उनकी रिस्पेक्ट करो और उन्हें अपने अकॉर्डिंग ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, अपने हर किसी का रिलीजन जो होता है वो अपने आप में बेहतर होता है। आपको उनकी बेहतर चीज़ें अडॉप्ट करनी है, ना कि उनको क्रिटिसाइज़ करना है। तो इस तरह का जो अशोका का मैसेज था ये लोगों में फैलाया गया और ये एक बहुत ही अच्छा काम किया था अशोका ने, इसीलिए उन्हें बहुत ही महान माना जाता है। और देखा जाता है कि अशोका जैसा किंग आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने एक वॉर में जिस तरह से उन्होंने वायलेंस देखा, ब्लडशेड देखा, उन्होंने गिविंग अप कर दिया कि आज के बाद वो वॉर नहीं लड़ेंगे और उन्होंने धम्मा का साथ दिया और उन्होंने लोगों के बीच शांति और मिलनसार का मैसेज फैलाया। और इस तरह से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस लिखवाए पिलर्स पर और उन्होंने कुछ ऑफिशियल्स भी अपॉइंट किए ताकि जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, इलिटरेट हैं, मतलब अनपढ़ हैं, उनको वो पढ़कर सुना सकें। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए जो कि उनको एक बहुत ही अच्छा राजा बनाता है। तो चैप्टर ख़त्म हो चुका है और 8वां चैप्टर अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने आपको मैसेज दिया है उस पर गौर करें और उस पर थोड़ा अमल करने की कोशिश करें और आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई तकलीफ़ मतलब कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8 चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।